ये कितनी अजीब बात है ना कि हमारे पास मंगल ग्रह की सतह का एकदम विस्तृत नक्शा मौजूद है। हम अरबों प्रकाश वर्ष दूर जो आकाश गंगाएं हैं, उनकी तस्वीरें ले रहे हैं। लेकिन लेकिन हमारे पैरों के ठीक 50 किलोमीटर नीचे क्या है, ये किसी को नहीं पता। बिल्कुल, आज तक किसी इंसान ने अपनी आंखों से उसे नहीं देखा है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण या डीप डाइव का हमारा मिशन इसी पहेली को सुलझाना है। हाँ, और ये बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है। एकदम। हमारे पास भूगोल और भूविज्ञान से जुड़े कुछ बेहद प्रामाणिक स्रोत हैं और हम ये डिकोड करने वाले हैं कि वैज्ञानिक कैसे अप्रत्यक्ष सबूतों के सहारे 6,378 किलोमीटर गहरी पृथ्वी का पूरा नक्शा तैयार करते हैं। मतलब बचपन में जब क्रिकेट की पुरानी गेंद फट जाती थी। हाँ, वो लाल वाली कॉक की गेंद। हाँ वही, तो उसके अंदर से कॉर्क और धागों की परतें निकलती थी। तो बुनियादी सवाल ये है कि क्या हमारी पृथ्वी भी अंदर से उस क्रिकेट की गेंद की तरह बस एक ठोस गोला है, या इसका निर्माण किसी और जटिल तरीके से हुआ है। सतह से देखने पर पृथ्वी बेशक एक शांत और ठोस चट्टान जैसी लगती है, लेकिन इसके नीचे की दुनिया अविश्वसनीय रूप से गतिशील है, बहुत ही उग्र है। मतलब अंदर काफी उथल-पुथल मची हुई है। बिल्कुल। हमारे आसपास का पूरा परिदृश्य, चाहे वो हिमालय जैसी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हों या महासागरों की गहरी खाइयां, सब कुछ इस बात का सीधा परिणाम है कि जमीन के हजारों किलोमीटर नीचे क्या चल रहा है। और ये केवल पहाड़ों के बनने तक सीमित नहीं है ना। जमीन के नीचे की हलचल ही ये तय करती है कि सतह पर भूकंप कब आएगा या सुनामी कैसे उठेगी। सही कहा। इसका सीधा असर हम सबके जीवन और हमारे शहरों के अस्तित्व पर पड़ता है। तो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि इंसान ने अब तक पृथ्वी के, अगर मैं कहूं, छिलके को भी ठीक से नहीं खुरचा है। हाँ, इंसान ज्यादा गहराई तक जा ही नहीं पाया है। मतलब दक्षिण अफ्रीका की जो सबसे गहरी सोने की खदानें हैं, वो भी मुश्किल से 3 या 4 किलोमीटर ही गहरी हैं। गहराई में जाने की सबसे बड़ी बाधा केवल दूरी नहीं है, असली समस्या तापमान और दबाव है। अच्छा, दूरी से ज्यादा तापमान। हाँ, आर्कटिक महासागर के पास रूस में एक बहुत महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसे कोला सुपर डीप बोरहोल कहते हैं। कोला बोरहोल। उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य था पृथ्वी की पपड़ी में जितना हो सके उतना नीचे तक ड्रिल करना। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाए। कई दशकों की लगातार खुदाई के बाद भी वे केवल 12 किलोमीटर की गहराई तक ही पहुंच पाए। बस 12 किलोमीटर। पृथ्वी की 6,378 किलोमीटर की त्रिज्या के मुकाबले 12 किलोमीटर तो मतलब कुछ भी नहीं है, नगण्य है एकदम। बिल्कुल। लेकिन मशीनें 12 किलोमीटर से आगे क्यों नहीं जा पाई? क्या क्या ड्रिलिंग उपकरण टूट गए थे? दरअसल 12 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 180 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था। बाप रे, 180 डिग्री? हाँ, जो वैज्ञानिकों के अनुमान से कहीं ज्यादा था। उस तापमान और बेतहाशा दबाव में चट्टानें ठोस पत्थर की तरह बर्ताव नहीं करती हैं। तो फिर वो कैसे जाती हैं? वे एक गर्म प्लास्टिक या मोम की तरह बर्ताव करने लगती हैं। आप जैसे ही चट्टान को ड्रिल करते हैं, ओहो, वो गड्ढा तुरंत वापस भर जाता होगा, मोम की तरह। बिल्कुल। ड्रिलिंग मशीन के उपकरण उस भयानक गर्मी में पिघलने लगे थे। इसलिए इंसान के लिए भौतिक रूप से पृथ्वी के अंदर जाना लगभग असंभव है। मतलब हम जमीन खोदकर तो अंदर नहीं झांक सकते, ये तो तय हो गया। लेकिन स्रोतों में पृथ्वी के अंदर का हाल जानने के लिए एक बहुत ही अप्रत्याशित चीज का जिक्र है, उल्कापिंड। हाँ, उल्कापिंड या मीटियोराइट्स। अगर हम एक एनालॉजी लें तो ये कुछ ऐसा हुआ कि केक के अंदर क्या है ये जानने के लिए हम केक को काटने के बजाय बर्तन में बचा हुआ कच्चा बैटर या मिश्रण को देख रहे हैं। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। लेकिन यहाँ मुझे एक वैचारिक उलझन हो रही है। उल्कापिंड तो अंतरिक्ष में तैरने वाले ठंडे और जमे हुए पत्थर हैं, है ना? हाँ, अंतरिक्ष में तो वो ठंडे ही होते हैं। और पृथ्वी अंदर से उबल रही है। तो अंतरिक्ष से घिरे इन पत्थरों से हमें पृथ्वी के इस उबलते हुए केंद्र का क्या सुराग मिल सकता है? ये सवाल सीधे पृथ्वी के निर्माण के इतिहास से जुड़ा है। जब आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल बन रहा था, जब सब कुछ गैस और धूल था। हाँ, तो सभी ग्रह और उल्कापिंड एक ही नेबुला यानी गैस और धूल के उसी कच्चे बैटर से बने थे। अच्छा, मतलब सामग्री एक ही थी? बिल्कुल। शुरुआती दौर में पृथ्वी कोई ठोस ग्रह नहीं थी। ये पूरी तरह से पिघली हुई अवस्था में थी, एक आग के गोले की तरह।
और इसी पिघली हुई अवस्था में एक प्रक्रिया हुई जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब यह है कि जो भारी चीजें थीं वो नीचे बैठ गईं और हल्की चीजें ऊपर आ गईं। सटीक। गुरुत्वाकर्षण के कारण लोहा और निकल जैसी जो भारी धातुएं थी वो पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में जाकर जमा हो गईं। और हल्की चीजें ऊपर तैरती रहीं। हाँ, सिलिका जैसे हल्के पदार्थ सतह पर तैरते रहे, जिनसे हमारी आज की जमीन बनी है। अब वापस उल्कापिंडों पर आते हैं। जो अंतरिक्ष से गिरते हैं। हाँ, जो उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरते हैं वे अक्सर उन ग्रहों या क्षुद्र ग्रहों के टूटे हुए टुकड़े होते हैं जो कभी पृथ्वी की तरह ही बने थे। अच्छा, तो जब हम उन्हें खोलते हैं तो क्या मिलता है? जब हम उन उल्कापिंडों के कोर या केंद्र का रासायनिक विश्लेषण करते हैं तो उनमें भारी मात्रा में लोहा और निकल मिलता है। अरे वाह, मतलब इससे ये पुख्ता होता है कि पृथ्वी के सबसे भीतरी हिस्से का निर्माण भी इन्हीं भारी धातुओं से हुआ है। बिल्कुल। इसके अलावा पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में गुरुत्वाकर्षण विसंगति या ग्रेविटी अनोमली भी होती है। वो क्या होती है? ये हमें बताती है कि जमीन के नीचे हर जगह द्रव्यमान या मास एक समान नहीं है। कहीं बहुत भारी चट्टानें हैं तो कहीं हल्की। समझ गया। तो उल्कापिंडों ने हमें ये तो बता दिया है कि सामग्री क्या हो सकती है, लोहा है, निकल है, लेकिन वो सामग्री अंदर किस अवस्था में है, मतलब ठोस है, तरल है या गैस है, ये अंतरिक्ष के पत्थर तो नहीं बता सकते। नहीं, वो ये नहीं बता सकते। इसके लिए हमें पृथ्वी का अपना खुद का एक मेडिकल चेकअप करना होगा, है ना? एक प्राकृतिक एक्सरे, और सूत्रों के अनुसार ये एक्सरे हमें भूकंपीय तरंगों या सिस्मिक वेव से मिलता है। हाँ, भूकंपीय तरंगे ही भूविज्ञान का सबसे बड़ा और अहम हथियार है। जब भूकंप आता है तो जमीन के अंदर से ऊर्जा की विशाल लहरें निकलती हैं जो पूरी पृथ्वी से होकर गुजरती हैं। हम सब जानते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं, लेकिन सूत्रों में जिस तरह से घर्षण या फ्रिक्शन के टूटने का जिक्र है वो इसकी मैकेनिक्स को बहुत स्पष्ट करता है। इसे इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी कहा जाता है। हाँ, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक मोटी प्लास्टिक की स्केल या रूलर को दोनों सिरों से पकड़कर मोड़ रहे हैं। स्केल मुड़ती जाती है और उसमें तनाव या टेंशन जमा होता रहता है, और एक बिंदु ऐसा आता है जहां वो प्लास्टिक का लचीलापन जवाब दे देता है। बिल्कुल, और स्केल एक जोरदार झटके के साथ टूट जाती है। और उस झटके से जो भयानक ऊर्जा निकलती है वही असल में भूकंप है। पृथ्वी की परपटी या क्रस्ट में मौजूद दरारों को भ्रंश या फॉल्ट कहते हैं। फॉल्ट लाइंस, जहां पर चट्टानें फंसी होती है। हाँ, चट्टानें आपस में फंसी रहती हैं, तनाव जमा होता है और फिर अचानक खिसकती हैं। जमीन के नीचे जिस सटीक बिंदु पर ये चट्टान टूटती है और ऊर्जा रिलीज होती है उसे उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं, जिसे हाइपोसेंटर भी कहा जाता है ना? सही कहा। और सतह पर इस फोकस के ठीक ऊपर जो बिंदु होता है उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। हाँ, न्यूज में अक्सर यही सुनते हैं कि भूकंप का एपिसेंटर फला जगह था। हाँ, क्योंकि तबाही वहीं सबसे ज्यादा होती है। तो इसी फोकस से वो ऊर्जा तरंगों के रूप में निकलती है। यहाँ स्रोत सामग्री पृथ्वी के अंदर जाने वाली दो मुख्य तरंगों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी अंतर बताती हैं, पी तरंगे और एस तरंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी तरंगे। हाँ, अगर इसे एक एनालॉजी से समझें तो पी तरंगे एक बेहद तेज एम्बुलेंस की तरह हैं। एम्बुलेंस? हाँ, ये दिलचस्प है। कैसे? मतलब एम्बुलेंस को कोई भी रास्ता मिले, चाहे पक्की सड़क हो यानी ठोस, पानी भरा रास्ता हो यानी तरल, या धुआं हो गैस, वो अपना सायरन बजाते हुए हर माध्यम से निकल जाती है। पी तरंगे भी ध्वनि तरंगों की तरह अपनी दिशा के समानांतर चलती हैं, यानी चीजों को दबाती और खींचती हैं। हाँ, वे किसी भी माध्यम से गुजर सकती है। और दूसरी तरफ एस तरंगे हैं जिन्हें सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, जो पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं। बिल्कुल, ये प्रकाश तरंगों की तरह अपनी दिशा के समकोण पर यानी ऊपर नीचे कंपन करती हैं। लेकिन एस तरंगों का सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि ये केवल ठोस पदार्थों से ही गुजर सकती हैं। सिर्फ ठोस पदार्थों से? मतलब एस तरंगे एक ऐसी लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली महंगी स्पोर्ट्स कार की तरह हैं जो केवल एकदम पक्की और ठोस सड़क पर ही चल सकती है। हाँ, तरल में वो काम नहीं करेंगे। जैसे ही रास्ते में पानी, कीचड़ या कोई तरल पदार्थ आता है, वो कार वहीं रुक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। और आपको पता है, एस तरंगों के इसी गुण ने भूविज्ञान में बहुत बड़ी क्रांति ला दी थी। अच्छा, वो कैसे?
जब वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में फैले सीस्मोग्राफ या भूकंप मापी के डेटा का अध्ययन किया तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब पैटर्न देखा। उन्होंने पाया कि भूकंप के उद्गम केंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच के क्षेत्र में दुनिया की किसी भी सीस्मोग्राफ ने कोई तरंग रिकॉर्ड ही नहीं की। कोई भी तरंग नहीं, सब कुछ शांत। एकदम शांत। इसे छाया क्षेत्र या शैडो जोन कहा गया। लेकिन पी तरंगों और एस तरंगों के छाया क्षेत्रों तो अलग अलग होता है ना। स्रोत बताते हैं कि एस तरंगों का छाया क्षेत्र बहुत विशाल है, पृथ्वी के 40% से भी ज्यादा हिस्से को कवर करता है। हाँ, और ये इसलिए है क्योंकि पी तरंगे जब पृथ्वी के अंदर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, जैसे ठोस से तरल में, तो वे अपवर्तित या रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। बिल्कुल, उनके घनत्व में बदलाव के कारण वे अपना रास्ता थोड़ा सा मोड़ लेती हैं। इसी मोड़ने के कारण 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच पी तरंगों का एक छोटा छाया क्षेत्र बनता है। लेकिन एस तरंगों के मामले में कहानी अलग है ना? बहुत अलग। 105 डिग्री के बाद एस तरंगे अचानक पूरी तरह गायब हो जाती हैं। वे मुड़ती नहीं हैं, वे सीधे नष्ट हो जाती हैं। अरे, क्योंकि रास्ते में वो तरल बाधा आ गई जहां वो स्पोर्ट्स कार नहीं चल सकती। एकदम सही। मतलब इसी 40% के विशाल छाया क्षेत्र ने वैज्ञानिकों को ये पुख्ता सबूत दिया कि पृथ्वी के अंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तरल अवस्था में है। हाँ, इसी प्राकृतिक एक्सरे से हमने पृथ्वी की परतों का एकदम सटीक नक्शा बनाया है। अब जब परतों की बात आती है तो किताबों में हमेशा पृथ्वी को एक उबले हुए अंडे की तरह बताया जाता है। हाँ, बाहरी छिलका, सफेद हिस्सा और पीली जर्दी। हाँ, बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह एनोलॉजी सच से कोसों दूर है। मतलब एक उबला हुआ अंडा मृत और स्थिर होता है, जबकि पृथ्वी की परतें लगातार काम कर रही एक डायनामिक मशीन है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। अंडे वाली एनालॉजी केवल परतों की मोटाई समझाने के लिए ठीक है, लेकिन ये अंदर की जो इतनी बड़ी जटिलता है उसे नजरअंदाज कर देती है। तो अगर हम वैज्ञानिक एक्सरे रिपोर्ट पर ध्यान दें तो परतें कैसी हैं? सबसे बाहरी परत भूपरपटी या द क्रस्ट है। ये बहुत भंगुर या ब्रिटल है, जो टूट सकती है। हाँ, लेकिन ये हर जगह एक जैसी नहीं है। महासागरों के तल के नीचे ये केवल 5 किलोमीटर मोटी है और बहुत भारी बिसाल चट्टानों से बनी है। 5 किलोमीटर? हाँ, और जबकि महाद्वीपों के नीचे जहां हम रहते हैं इसकी मोटाई औसतन 30 किलोमीटर है, और हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ों के नीचे तो ये 70 किलोमीटर तक गहरी हो जाती है। क्योंकि महाद्वीप हल्की ग्रेनाइट चट्टानों से बने हैं जो गहराई तक धंसे होते हैं। इसके बाद आता है मेंटल। क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा को मोह असंबद्धता या मोह डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। यहां मैं आपको रोकना चाहूंगी। असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी का क्या मतलब है? क्या जमीन अंदर से टूट गई है? नहीं, जमीन टूटी नहीं है। हाँ। भूकंपीय तरंगों की गति चट्टान के घनत्व या डेंसिटी पर निर्भर करती है। 1909 में वैज्ञानिक एंड्रिया मोहरोविसिक ने देखा कि जब भूकंपीय तरंगे सतह से कुछ गहराई पर पहुंचती हैं तो उनकी गति अचानक बहुत तेज हो जाती है। ओहो, तो मतलब गति में उछाल आया। हाँ, ये गति में अचानक आया उछाल इस बात का सबूत था कि वहां से चट्टानों का घनत्व अचानक बढ़ गया है, और इसी सीमा को जहां गति बदलती है असंबद्धता कहते हैं। अच्छा, तो ये एक बाउंड्री लाइन की तरह है। हाँ, और मोह असंबद्धता से शुरू होकर मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक जाता है। मेंटल के इस ऊपरी हिस्से के लिए स्रोत में एक बहुत दिलचस्प शब्द है, दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर। हाँ, ये सतह से लगभग 400 किलोमीटर नीचे तक है। और इसे दुर्बल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ना तो पूरी तरह से तरल है और ना ही पूरी तरह से ठोस। ये एक गाढ़े चिपचिपे प्लास्टिक या उबलते हुए डामर या तारकोल की तरह है। ज्वालामुखी का लावा यहीं से आता है ना? बिल्कुल, जब ज्वालामुखी फटते हैं और लावा बाहर आता है तो उसका मुख्य स्रोत यही दुर्बलता मंडल होता है। और यहाँ तकनीकी रूप से एक चीज साफ करनी होगी। जी बताइए। सबसे ऊपरी ठोस मेंटल और क्रस्ट को मिलाकर स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर मतलब हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स इसी स्थल मंडल का हिस्सा हैं जो इस चिपचिपे दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रही हैं। एकदम सही। और मेंटल के नीचे मौजूद है पृथ्वी का क्रोड या द कोर, जो 2900 किलोमीटर से शुरू होकर 6378 किलोमीटर तक जाता है। पृथ्वी का दिल। हाँ, ये क्रोड 2 हिस्सों में बटा है, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड।
बाहरी क्रोड तरल अवस्था में है। यही वो तरल समुद्र है जिसने इस तरंगों को रोक दिया था, स्पोर्ट्स कार वाली एनालॉजी। बिल्कुल वही। लेकिन जो आंतरिक क्रोड है वो पूरी तरह से ठोस है। यहाँ विज्ञान का एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। मतलब हमने शुरुआत में कहा था कि केवल 12 किलोमीटर नीचे कोला बोरहोल में तापमान इतना था कि चट्टानें पिघलने लगी थीं। हाँ, 180 डिग्री पर। तो 6000 किलोमीटर नीचे पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में तापमान तो सूरज की सतह के बराबर होता है, मतलब लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। इतनी भयानक गर्मी में वो आंतरिक क्रोड तरल क्यों नहीं है? वो ठोस लोहा कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां केवल तापमान ही चरम पर नहीं है, दबाव भी चरम पर है। दबाव? हाँ, आंतरिक क्रोड पर पृथ्वी की पूरी 6000 किलोमीटर मोटी चट्टानों का वजन पड़ रहा है। ये दबाव हमारे वायुमंडलीय दबाव से लाखों गुना ज्यादा होता है। बाप रे। ये दबाव इतना भयंकर होता है कि वो गर्मी के प्रभाव को पूरी तरह बेअसर कर देता है। लोहे और निकल के परमाणु पिघलकर दूर जाना चाहते हैं, लेकिन वो अकल्पनीय दबाव उन्हें एक साथ धकेलकर एक ठोस क्रिस्टल या गोले में बदल देता है। मतलब गर्मी पिघलाना चाहती है और दबाव जबरदस्ती उसे ठोस बनाए हुए है। हाँ, इसी परत को निफे या निफे कहते हैं। नी से निकल और फे से फेरम यानी लोहा। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। लेकिन पृथ्वी के अंदर की ये हलचल, मेंटल का खिसकना, दबाव, तनाव, ये सिर्फ गहराई की बातें नहीं है। जब ये तनाव सतह पर रिलीज होता है तो इसका सीधा असर हमारे अस्तित्व पर पड़ता है। बहुत गहरा असर पड़ता है। भूकंप आने पर केवल जमीन हिलती नहीं है, स्रोत मिट्टी के द्रवण या सॉइल लिक्विफैक्शन जैसी एक भयावह घटना का जिक्र करते हैं। मिट्टी का द्रवण भूकंप के सबसे विनाशकारी परिणामों में से एक है। ये कैसे होता है? देखिए, सामान्य स्थिति में जमीन ठोस लगती है क्योंकि मिट्टी के कणों के बीच घर्षण होता है। लेकिन जब भूकंप की तीव्र तरंगें मिट्टी से गुजरती हैं, तो मिट्टी के कणों के बीच मौजूद जो भूजल या ग्राउंड वाटर होता है, उसका दबाव अचानक बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, पानी का दबाव बढ़ जाता है? हाँ, पानी कणों को एक दूसरे से दूर धकेलता है और घर्षण एकदम शून्य हो जाता है। मतलब वो ठोस जमीन अचानक दलदल या किसी गाढ़े तरल पदार्थ की तरह बर्ताव करने लगती है। बिल्कुल, और इसी कारण बड़ी बड़ी इमारतें जो कल तक ठोस जमीन पर खड़ी थीं, अचानक अपने ही वजन से जमीन के अंदर धंसने लगती हैं या एक तरफ झुक जाती हैं। ये बहुत डरावना है। हाँ, भूकंप में ऊर्जा कितनी निकली, इसे रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, जो 0 से 10 तक होता है। और उससे तबाही कितनी हुई, ये मर्कैली स्केल पर मापा जाता है, जो 1 से 12 तक होता है। सही कहा। सतह पर होने वाले प्रभावों में सबसे भयानक है सुनामी। स्रोत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है। नहीं, सुनामी भूकंप का परिणाम है। जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र के तल पर होता है और रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता 5 से अधिक होती है, तब समुद्री लहरें पैदा होती हैं। लेकिन इसके फिजिक्स को समझना जरूरी है। हाँ, इसका विज्ञान बहुत अलग है। अगर महासागर के नीचे क्रस्ट केवल 5 किलोमीटर मोटा है, तो उस पतली परत में चट्टान के खिसकने से सतह पर पानी की इतनी विशाल दीवार कैसे खड़ी हो जाती है? देखिए, सुनामी की लहरें हवा से बनने वाली सामान्य लहरों जैसी बिल्कुल नहीं होती। हवा वाली लहरें केवल पानी की ऊपरी सतह को प्रभावित करती हैं। हाँ, वो तो सिर्फ ऊपर ऊपर होती हैं। लेकिन जब समुद्र के तल पर भ्रंश या फॉल्ट अचानक ऊपर या नीचे खिसकता है, तो वो केवल थोड़ा सा पानी नहीं हटाता, वो अपने ऊपर मौजूद पूरे पानी के स्तंभ को, जो कई किलोमीटर गहरा हो सकता है, उसे एक साथ एक जोरदार धक्का देता है। ओह, मतलब वो ऊर्जा पानी को माध्यम बनाकर आगे बढ़ती है। ठीक उसी तरह जैसे पी तरंगे जमीन के अंदर यात्रा करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि गहरे समुद्र में इस ऊर्जा के गुजरने पर लहर की ऊंचाई आधा मीटर भी नहीं होती। सच में? मतलब एक जहाज को पता भी नहीं चलेगा कि उसके नीचे से सुनामी गुजर गई? बिल्कुल पता नहीं चलेगा, लेकिन ये ऊर्जा समुद्र के अंदर सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करती है। फिर किनारे पर आकर ये इतनी बड़ी कैसे हो जाती है? जैसे जैसे ये लहर किनारे की ओर आती है, समुद्र की गहराई कम होने लगती है। पानी का आगे का हिस्सा उथले तल से टकराकर धीमा हो जाता है। लेकिन पीछे से आ रहा पानी और ऊर्जा उसी रफ्तार से आगे धकेलते रहते हैं। एकदम सही, ये सारी ऊर्जा एक छोटी सी जगह में सिकुड़ जाती है और पानी को एक विशाल दीवार के रूप में आसमान की तरफ उठा देती है।
ये कल्पना करना ही सिहरन पैदा करता है कि जो लहर तट पर तबाही मचाती है वो असल में हजारों किलोमीटर दूर जमीन के नीचे खिसकी हुई एक चट्टान की गूंज है। ऊर्जा का ये स्थानांतरण बेमिसाल है। तो आज के इस विश्लेषण से हमने क्या निष्कर्ष निकाला? हमने देखा कि कैसे रूस के 12 किलोमीटर के उस असफल ड्रिल होल से परे जाकर वैज्ञानिकों ने भूकंपीय तरंगों यानी पी और एस वेव्स के छाया क्षेत्रों का अध्ययन करके 6378 किलोमीटर गहरी पृथ्वी का एक्सरे निकाल लिया है। ये साबित करता है कि हमारी पृथ्वी किसी भी तरह से एक साधारण पत्थर का गोला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये क्रस्ट की एक पतली नाजुक परत, दुर्बलता मंडल के उबलते और खिसकते हुए डामर जैसा पदार्थ और केंद्र में मौजूद भारी लोहे और निकल के ठोस और तरल गोलों का एक बेहद जटिल और जीवंत सिस्टम है। और अगली बार जब हम किसी पहाड़ की चोटी को देखें या भूकंप के झटके महसूस करें तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये केवल सतह की घटनाएं नहीं हैं। ये हमारे पैरों के नीचे हजारों किलोमीटर गहराई में चल रही एक विशाल मशीन का नतीजा है। ये मशीन निरंतर काम कर रही है और इसका काम करना ही हमारे अस्तित्व की गारंटी है। इसी बात से जुड़ा एक विचार मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगा। आज हमने जाना कि पृथ्वी का भारी क्रोड तरल लोहे और निकल का एक उबलता हुआ समुद्र है जो लगातार घूम रहा है। विज्ञान मानता है कि इसी तरल लोहे के घुमाव यानी डायनमो प्रभाव के कारण पृथ्वी का विशाल चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो बहुत जरूरी है। हाँ, यही वो अदृश्य ढाल है जो हमें और हमारे वायुमंडल को अंतरिक्ष के खतरनाक रेडिएशन और सौर तूफानों से बचाती है। जरा सोचिए, अगर किसी दिन पृथ्वी के अंदर का ये उबलता हुआ डायनमो धीमा पड़ जाए या पूरी तरह से रुक जाए तो सतह पर मौजूद जीवन का क्या होगा? ये एक डरावना लेकिन जरूरी विचार है। मंगल ग्रह के पास कभी ऐसा ही चुंबकीय क्षेत्र था जो अब खत्म हो चुका है और उसका नतीजा हम सब जानते हैं। हमारी पृथ्वी केवल एक ग्रह नहीं है, ये एक धड़कता हुआ जीवन रक्षक यंत्र है। इस पर विचार जरूर करें। इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए धन्यवाद।